प्रश्न पत्र जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। उसमें आज हम लोग जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उन बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और इसके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला आप लोगों का प्रश्न है प्यारे बच्चों, वह मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें बताया है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों निर्णय लेते हैं कि जो लक्ष्य बनाया गया था उसको प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं। तो पूछ रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि यह परिभाषा किसने दिया हुआ है। ग्रीन ने दिया है कि ली ने दिया है कि क्रॉनबेक ने दिया है कि क्लेलिन या हन्ना ने दिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर देने के लिए प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आप लोगों को परिभाषा एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि किस राइटर ने दिया है तब तक आप इसका सही उत्तर नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को परिभाषा याद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये परिभाषा किसने दिया है। तो ग्रीन ने ये परिभाषा नहीं दिया है, ली ने भी नहीं दिया है और हन्ना ने भी नहीं दिया है। इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है क्रॉनबेक। तो यह परिभाषा जहाँ पर कि छात्र और शिक्षक यह निर्णय कर सके कि लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया गया है, कितना करना अभी बाकी है, ये क्रॉनबेक महोदय ने दिया है। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें देखिए कह रहा है मापन होता है। ठीक है, तो मापन क्या होता है, तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मापन क्या होता है, तभी आप मापन का उत्तर दे पाएंगे कि मापन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है कि मापन गुणात्मक होता है या मात्रात्मक होता है या तुलनात्मक होता है, और चौथा जो ऑप्शन बनाया है उपरोक्त सभी। जैसे कि बीटीसी में बहुत सारे बच्चे तुक्का मार देते हैं, उनको लगता है उपरोक्त सभी अगर दिया है तो यही राइट आंसर हो जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। क्योंकि आप देखेंगे परिभाषा मापन का, तो मापन की परिभाषा में ये बताया गया है कि किसी जैसे एक एस स्टीवेंस हैं, उन्होंने परिभाषा दिया है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहा जाता है ना। तो यहाँ पर नियमों के अनुसार वस्तुओं को क्या किया जा रहा है, अंक प्रदान किया जा रहा है। तो अंक का मतलब किसमें आता है, मात्रात्मक में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए आप सब्जी खरीद रहे हैं दुकानदार से, तो 1 किलो सब्जी आप खरीद रहे हैं, तो एक आप क्या कर रहे हैं, मात्रा आप बोलते हैं कि 1 किलो सब्जी दे दीजिए, या फिर 1 किलो आप दूध दे दीजिए, 1 लीटर तेल दे दीजिए। तो जो आप संख्या में बोल रहे हैं या अंक जो प्रदान किया जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, तो मापन जो होता है किसमें होता है, वो मात्रात्मक में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये नहीं कि आप उपरोक्त तो सभी मार दें। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का, वो हो जाएगा बच्चों दूसरे का बी, मात्रात्मक। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, या फिर इकाई मूल्यांकन के द्वारा। ठीक, तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सतत जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षण के दौरान जो चलता रहता है, शिक्षक उसमें बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछता रहता है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ जो चलती है, जिसमें छात्रों के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन जो किया जाता है उसको हम लोग सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है सभी पक्षों का मूल्यांकन, तो सतत वाले में तो होगा नहीं। ठीक है, दक्षता आधारित मूल्यांकन, यहाँ पर जब बच्चे अपने क्षमता या कार्य क्षमता के अनुरूप जब
प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसको हम दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। उनकी जो कैपेसिटी है उसको देख करके जो आपने अंकन किया वही दक्षता आधारित मूल्यांकन है। इकाई मूल्यांकन द्वारा, तो इकाई जैसे हम सतत मूल्यांकन के अंतर्गत ही इकाई मूल्यांकन करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आप देखिए जब सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए ना, जहां पर आपको पहले ये भी समझना होगा कि व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। तो व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जो छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, मतलब सभी जो 3 पक्ष होते हैं उन तीनों पक्षों का व्यापक आंकलन या अंकन करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें देखिए बच्चे का सभी पक्ष मतलब कौन सा, ज्ञान पक्ष, बोध पक्ष और प्रयोग पक्ष की बात कर रहा है, या फिर ज्ञान, भाव और संज्ञान पक्ष की बात कर रहा है। तो सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक में होता है। ठीक, अब देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है। ठीक है, तो आपको बताए थे ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कि बेटा जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, उसके बाद संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है, ये पक्ष आते हैं। तो इसमें 3 ही पक्ष दिया हुआ है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध किससे होता है, संज्ञानात्मक से होता है। ठीक है, भावात्मक से नहीं होता, कौशलात्मक से नहीं होता, ना ही नैतिक से होता है। संज्ञान के अंतर्गत, पक्ष के अंतर्गत 6 स्तर बताए गए हैं। भाव के, क्योंकि इसके ब्लूम ने बताया है, और भावात्मक पक्ष को क्रथवाल ने बताया है। इसके भी 6 पक्ष होते हैं, कौशलात्मक या फिर हम लोग बोलते हैं इसको गत्यात्मक। तो इसके जो पक्ष होते हैं, इसके 5 पक्ष होते हैं। नैतिक पक्ष कुछ कहा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों संज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा। अब उसके पश्चात हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो जो सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो क्या सतत मूल्यांकन कहलाता है, क्या दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाता है, क्या वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है, या फिर कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बेटा समझना पड़ेगा यहाँ पर कि पहले सतत मूल्यांकन का जो आप देखेंगे आकलन का एक परिणाम निकलता है, या जो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है, तो उसमें देखेंगे यूनिट टेस्ट आता है जिसको हम इकाई परीक्षण कहते हैं, मंथली टेस्ट आता है, सेशन टेस्ट आता है, या सेमेस्टर आता है। इसके द्वारा हम सतत मूल्यांकन करते जाते हैं ना। इकाई, मासिक, सत्र और सेमेस्टर परीक्षा जो लिया जाता है, इससे हम सतत मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वार्षिक मूल्यांकन में आप देखेंगे तो वार्षिक मूल्यांकन जो होता है वही प्यारे बच्चों आपका व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ये वार्षिक मूल्यांकन है क्या, तो थोड़ा सा ये समझिएगा कि व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर जब छात्रों की समस्त पाठ्य वस्तु पर आधारित छात्रों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें मूल्यांकन के प्रमुख जो लक्ष्य होते हैं वो छात्रों को वार्षिक लेखा जोखा रखना नहीं होता है। ठीक है, बल्कि ये होता है कि जो आगामी जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है उस आगामी अगले वाले कक्षाओं में उनको पहुंचाना होता है। और ये संभव होता है कि जब बालक की वार्षिक प्रगति लिया जा रहा है, देखा जा रहा है उसका अचीवमेंट, तो वो क्या संतोषजनक है, तो उसका वो देखने के लिए मात्रात्मक मानकों को के रूप में लिया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये सत्र के अंत में किया जाता है, मैंने कहा ना प्रत्येक वर्ष के समाप्ति पर किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो वार्षिक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं
तो पांचवा का बता ही दिया आप लोगों को ना। अब उसके बाद जैसे इसका ये था, अब छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है ना। तो प्रायोगिक मूल्यांकन किसके अंतर्गत होता है? ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। प्रायोगिक मूल्यांकन आप देखेंगे तो विज्ञान, भूगोल तथा कृषि, सही है। हिंदी तथा संस्कृत नहीं, हिंदी और संस्कृत में नहीं होता है। ठीक, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में नहीं, प्रयोग नहीं किए जाते हैं। दर्शन शास्त्र में नहीं। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, इसका जो उत्तर राइट आंसर है ए है। विज्ञान, भूगोल और कृषि में किया जाता है। विज्ञान में आप देखेंगे हमेशा आंतरिक हो चाहे बाह्य मूल्यांकन हो, ये किया जाता है। भूगोल में भी आप देखेंगे सर्वे के रूप में होता है और ले जा करके शैक्षिक भ्रमण के रूप में भी कराते हैं, तमाम भौगोलिक क्षेत्रों में ले जा करके। कृषि में भी देखेंगे प्रयोग किए जाते हैं, तमाम पेड़ पौधे और जो फसलों की वैरायटियां होती हैं उस पर भी प्रायोगिक मूल्यांकन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तमाम नस्लें लगा करके। ठीक है, तो अब समझ में आ गया है। सातवें प्रश्न पे आते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि नहीं वाला बड़ा खतरनाक होता है प्रश्न। तो कह रहा उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है ना। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता भी आपको पहले पता होना चाहिए कि विशेषता क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी मुख्यतः विशेषता क्या होती है, दो होती है ना। कौन कौन सा? एक तो तकनीकी विशेषताएं और दूसरा जो होता है वो आपका होता है प्यारे बच्चों व्यवहारिक विशेषताएं ना। ये दो विशेषताएं पाई जाती हैं अच्छे परीक्षण की। अब जिसमें तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत आप देखेंगे तो मानकीकरण आता है, विश्वसनीयता आता है, वस्तुनिष्ठता आता है, वैधता आता है, विभेदकारिता आता है, मानक आता है, विशिष्टता आता है ना। और उसके बाद आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत व्यवहारिक विशेषता के अंतर्गत आप देखेंगे तो उसमें आता है आपका ये क्या बोलते हैं, उद्देश्य पूर्णता आता है, व्यापकता आता है, मितव्ययिता आता है, उपयोगिता, ग्राह्यता, सुगमता, भाषा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आती हैं। तो अब देखिए विशेषता के अंतर्गत जितना मैंने बताया ना, तो आप देखिए कि ये जो ये वाला है वैधता, ठीक है, सॉरी एक मिनट, वैधता देखेंगे तो ये मैंने बताया कि उत्तम परीक्षण का क्या है, विशेषता है। विश्वसनीयता ये उत्तम परीक्षण की विशेषता है, ठीक है। और वस्तुनिष्ठता ये उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो कौन सा नहीं है? नहीं है आपका कठोरता। मैंने जितना भी बताया क्या उसमें कठोरता नाम दिया? नहीं ना। तो इसका राइट जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कठोरता। नहीं है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके पश्चात देखते हैं ये आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न कह रहा है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, अब देखिए मूल्यांकन करने की जो विधियां होती हैं वो मुख्यतः कितनी होती हैं? तो वो आपने देखेंगे तो दो तरीके का होता है। ठीक, कौन कौन सा? एक तो होता है संरचनात्मक मूल्यांकन, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन को हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं ना, जिसमें बच्चे का प्राथमिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। और व्यापक मूल्यांकन जो होता है उसको हम लोग आंकलिक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि मैंने तो बता ही दिया प्राथमिक ज्ञान का मूल्यांकन किसमें किया जाता है, वो आपका रचनात्मक में किया जाता है। लेकिन ये रचनात्मक होता क्या है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो प्रतिपादन है, क्योंकि यहाँ से प्रतिपादन से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है। तो माइकल स्क्रीवेन ने किया था 1967 ईस्वी में। ठीक है, वो संरचनात्मक या रचनात्मक और योगात्मक दोनों का किए थे ये स्क्रीवेन महोदय। अब होता क्या है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण की जो पाठ्य वस्तु होती है उसको
इकाइयों में बांट करके जब शिक्षण किया जाए, कितने इकाइयों में भैया, तो 1 या 2 या 3 इकाइयों में इसको बांट करके छात्रों को सामने पढ़ाने के लिए जब हम इकाइयों में छोटे, या इकाई कह सकते हैं, या छोटे छोटे भागों में बांट करके जब हम पढ़ते चले जाते हैं और अंत में परीक्षण जब दिया जाता है, तो इकाइयों या जब हम एक एक इकाइयों का जब परीक्षण देते हैं तो वही उसी को हम क्या कहते हैं, रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। और ये जब मूल्यांकन होता है तो इसमें देखेंगे तो हम साथ साथ सुधारात्मक प्रक्रिया भी ला सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, इसमें सुधार करने की संभावना होती है, इसीलिए इसको प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन कहते हैं। अब इसका मूल्यांकन करने के लिए हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, जब पढ़ाते हैं उसी समय प्रश्न पूछ लेते हैं, सर्वे का प्रयोग करते हैं, स्वयं या सहकर्मी मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं, निरीक्षण का प्रयोग करते हैं, परीक्षा का मूल्यांकन प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम ये रचनात्मक मूल्यांकन कर सकें। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है रचनात्मक मूल्यांकन। समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग दे तक कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैं रचनात्मक क्यों सही है उसको बताना चाह रहा हूँ। आंकलित जो है उसको हम लोग योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। बाकी ये 2 मूल्यांकन जो दिया है इसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। ठीक है। अब देखो ये भी बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। कह क्या रहा है, रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष ना। तो देखिए यहाँ पर संज्ञान में आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें आती हैं। संज्ञान में मैंने बताया कि 6 चीजें आती हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक। और इसके अंतर्गत भाव पक्ष जब आता है तो भाव पक्ष में क्या आती हैं, रुचियां आती हैं, संयोग आती हैं, मनोवृत्तियां आती हैं। ठीक है। अब भाव का मतलब होता है भावना से संबंधित, जो बालक का अदृश्य शरीर का जो भाव का पुंज है वही प्रदर्शित जो किया जाता है या जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हम लोग भावात्मक पक्ष कहते हैं। तो ये रुचियां, संवेग वो भाव पक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है। कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, न इसके न इसके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भावात्मक पक्ष। ठीक है। मैंने आप लोगों को कई बार इसके भी 6 पक्ष बताए हुए हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 10 प्रश्न, जो कि ब्लूप्रिंट का संबंध है ना। ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट किस लिए बनवाया जाता है? क्रियात्मक शोध के लिए? नहीं। नवाचार के लिए? नहीं। नवाचार तो एक अलग ही प्रक्रिया है। प्रश्न पत्र निर्माण से? हाँ। उपचारात्मक शिक्षण से? नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, प्रश्न पत्र निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है। देखिए प्रश्न पत्र निर्माण में आप देखेंगे तो ब्लूप्रिंट का एक प्रारूप होता है, या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं कि एक प्रारूप है जिसका उपयोग छात्रों के अधिगम आकलन में किया जाता है। ठीक है। बच्चे ने कितना सीखा वो हम ब्लूप्रिंट में प्रश्नों के माध्यम से या प्रश्न का निर्माण करके ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिसको बच्चों पे प्रशासित करते हैं। ठीक। तो ये प्रश्न निर्माण से होता है, प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है ब्लूप्रिंट में। अब उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं 11 प्रश्न। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। तो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। ठीक। तो ये क्या कहलाता है समझते हैं। देखिए पहला कह रहा है निदानात्मक शिक्षण ना। तो निदानात्मक क्या होता है? तो यहाँ पर छात्रों को जो सीखते समय कठिनाई या समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसी को पता लगाना ही क्या कहलाता है? आपका निदान कहलाता है। ठीक है। तो आपने जब समस्या का पता लगा लिया और समस्या का पता लगाने पर, जैसे चिकित्सा के क्षेत्रों में
जब कोई डॉक्टर होता है तो उसके सामने जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को पहले वो मरीज से ही पूछता है। ठीक, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो समस्या का पता लगा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है त्रुटियों का ज्ञान होने पर दूर करने के लिए किया जाने वाला, पता लगाने से दूर नहीं होगा। ठीक, तो निदान होगा नहीं। नवाचारी, नवाचारी नहीं होता है क्योंकि नया परिवर्तन लाया जाता है, नई चीजें खोजी जाती है, तो नवाचारी शिक्षण भी नहीं होगा। कौशल आधारित शिक्षण भी नहीं होगा। ठीक, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक में क्या होता है, छात्रों की जो कमजोरियां होती हैं, जो कठिनताएं होती हैं, जो जटिलताएं होती हैं, उनको दूर किया जाता है। ठीक है, तो छात्रों की कमजोरियों को दूर करने वाला, किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो यही उपचारात्मक कहलाता है। ठीक है, तो प्रश्न में जो पूछ रहा है कि त्रुटियों, त्रुटि का मतलब कमजोरी है, ठीक है, या फिर जटिलता है जिसकी वजह से वो त्रुटि हो रही है, त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाएगा, तो ये उपचारात्मक कहलाएगा। जैसे डॉक्टर जान गया बीमारी क्या है तो उसके आधार पर दवा देता है, मतलब उपचार करता है। ठीक बात, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न 12, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसने कहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है टीपी नन ने कहा है, नहीं। क्रानबेक ने कहा है, नहीं। मरे ने कहा है, नहीं। इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो रास महोदय है। ये बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रास महोदय ने कहा है। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, ये बात किसने कहा है। ठीक है, तो देखिए ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका, स्टेफन कोरे ने ये कहा है। स्टेफन कोरे ने ये बात कहा है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है ये पता है ना सबको, क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए क्रियात्मक अनुसंधान किस चिड़िया का नाम है। क्रियात्मक अनुसंधान जो किया जाता है वो आप देखेंगे तो विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, या फिर अगर इस तरीके से इसको बताया जाए, क्रियात्मक अनुसंधान जिसमें विद्यालय की जो कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए, या औद्योगिक जो समस्याएं होती हैं उनका निदान करने के लिए, या बालक की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो ये बात स्टीफन कोरे ने कहा है। ठीक, उसके पश्चात हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे 14 पे, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है ना। अब ये क्या कहलाता है, कौन सा शोध कहलाता है, तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारण जाने। कार्य क्षेत्र कौन सा, तो विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है ना, सामाजिक जो कार्य प्रणाली है, औद्योगिक जो कार्य प्रणाली, मतलब ये कार्य क्षेत्र है जिसमें जाना जा रहा है। ठीक है, इसका समाधान किया जाता है, तो सीधा सी बात है ये क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है, क्रियात्मक शोध जिसको बोलना है। मौलिक जो शोध होता है प्यारे बच्चों, मौलिक शोध जो किया जाता है बहुत व्यापक पैमाने पर किया जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिद्धांत और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, धन की भी खर्च होती है। ऐतिहासिक शोध, जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी रहती हैं पूर्व में, उससे संबंधित शोध किया जाता है। वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक शोध में भी आप देखेंगे जो नए कुछ नियम सिद्धांत निकाले जाते हैं, लेकिन मौलिक जो होता है वो एकदम नया होता है। और वैज्ञानिक शोध जो होते हैं वो छोटे रूप में भी होते हैं, कम समय लगता है, धन भी खर्च कम होता है, तो दोनों में अंतर होता है। ठीक, अब उसके पश्चात चलते हैं ये 15वां प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं, तो प्यारे बच्चों शैक्षिक उद्देश्य के जो मुख्यतः पक्ष होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पक्ष होते हैं जिनको ध्यान में रख करके प्रश्न बनाए जाते हैं, तो पहला होता है ज्ञान ना, दूसरा होता है बोध, तीसरा होता है अनुप्रयोग, और चौथा होता है कौशल। तो ये मुख्यतः 4 उद्देश्य होते हैं जिनको ध्यान में रख करके प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितना प्रश्न मैंने